नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक द पहाड़ टॉक्स के नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इसको एक ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जहां पर पहाड़ का युवा, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आ सके और पहाड़ की बात कर सके। इसीलिए हमारी टैगलाइन है अपनों की बात अपनों के साथ। तो साथियों, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा के 2022 में विधायक प्रत्याशी रहे हैं विनय किरौला जी। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा एक विवरण और दूंगा। विनय किरौला जी पूर्व में भारत सरकार LIC में काम कर चुके हैं, एक सरकारी पद पर रह चुके हैं। उन्होंने उसके बाद रिजाइन करके समाज के लिए अपना जो जीवन है उसको समर्पित किया है। आज हम बात करेंगे कि उनका अल्मोड़ा के लिए या हमारे समाज के लिए उनका क्या नजरिया है और उस नजरिए के लिए वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में काफी हमारे जो जन मुद्दे हैं उनको लेकर लड़ाई लड़ी है, उनके लिए संघर्ष किया है। आज एक विस्तृत चर्चा करेंगे हम विनय किरौला जी के साथ। तो आइए इस चर्चा में आज हमारे साथ होंगे विनय किरौला जी। धन्यवाद विनय दा, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बात हमारे बीच होगी इसका समाज पर या हमारे समाज के लिए, इसके लिए हम रूपरेखा तय कर पाएंगे कि हम आगे क्या इसके बारे में विजन। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित शर्मा जी, छोटे भाई आप हमारे हैं और एक बहुत बेहतरीन आपने काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जमाना ही पॉडकास्ट का है, यूट्यूब का है और एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और पहाड़ टॉक्स के जितने भी श्रोता हैं उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं जी। धन्यवाद विनय दा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा क्योंकि आप भी अल्मोड़ा से हैं और पिछले करीब 10 साल से मैं भी अल्मोड़ा में रह रहा हूं। तो मैंने युवा होने के नाते अल्मोड़ा की जो परेशानियां हैं उनको काफी नजदीक से देखा है। क्योंकि अल्मोड़ा में अगर हम जो निगम की परेशानियां हैं उनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, या उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो निगम की जिम्मेदारी है। लेकिन आप एक पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो आपने अल्मोड़ा ग्रामीण और अल्मोड़ा शहर दोनों को बहुत बारीकी से देखा होगा, समझा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ग्रामीण अल्मोड़ा और शहरी अल्मोड़ा में जो सबसे बड़ा फर्क है। मैं अगर आपको बात करूं, हम जब कभी बाहर जाते हैं, हमारे बाहर से कभी मित्र आते हैं तो हमसे कहते हैं क्या अल्मोड़ा सिर्फ इतना सा है? तो मेरे उनके लिए जवाब होता है अल्मोड़ा काफी बड़ा है, बहुत बड़ा जिला अल्मोड़ा अपने आप में है। और अगर हम अल्मोड़ा विधानसभा की बात करें तो अल्मोड़ा विधानसभा भी अपने आप में बहुत बड़ी विधानसभा है। तो सबसे पहले तो आप अल्मोड़ा जो शहर है और अल्मोड़ा जो ग्रामीण है उसमें क्या फर्क है, उस फर्क के बारे में आप बात करिए। देखिए, एक तो बड़ा फर्क मेरे को ये लगता है कि अल्मोड़ा जो गांव है, देखिए मैं थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो काम हमने किया है, हम लोग ने पिछले 10 साल से सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे हैं और इसी के तहत हमने जब शुरुआत की थी तो हमने अल्मोड़ा के गाँव को जानने की कोशिश करी, वहाँ की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को जानने की कोशिश करी, वहाँ के सामाजिक ढांचे को जानने की कोशिश करी, साथ ही साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने ध्यान दिया। हम लोगों ने जानने की कोशिश करी कि कैसा मतलब अवस्थापना की क्या व्यवस्था है। तो इसके तहत हमने एक अभियान चलाया, गांव चलो अभियान, जिसके तहत लगभग 350 के आसपास हम गाँव में हमने गांव चलो अभियान के तहत हम लोगों के पास गए। जब हम लोगों के पास गए तो हमने देखा कि हम लोग जाते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, हम लोगों से बात करते थे, इंटरेक्शन करते थे, संवाद स्थापित करते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, शुरुआती दौर था तो लोग बहुत ज्यादा हम पे विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल, वो सोचते थे कि यार भाई बहुत से लोग आए हैं, इनसे पूर्व में भी बहुत से लोग आए हैं और जो पदों में चयनित होके आए हैं, निर्वाचित होके आए हैं, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख हो, तो जब उन्होंने बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन गांव में नहीं कर पाए हैं तो ये युवा क्या कर पाएंगे, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था और इसको ये हमारे लिए चैलेंज भी था। तो चूंकि आपके अंदर एक इच्छा शक्ति हो, और राजनीति में तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल विल पावर होगी तो कुछ भी हो सकता है जी। राजनीति, देखिए मैं एक चीज में विश्वास करता हूं कि भाग्य जो है, जो सत्ताओं में बैठे व्यक्ति हैं, वो आसानी से भाग्य किसी का भी बदल सकते हैं, ऐसी नीति लाकर। ठीक है, तो हम लोगों ने जब इस गांव में हमने काम करना शुरू करा तो हमने सबसे बड़ा ये मतलब जो हमें शहर और गांव में अंतर दिखा कि गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग जूझ रहे हैं जी। बहुत से ऐसे गांव हैं अल्मोड़ा खास पर्जा में, अल्मोड़े के चारों तरफ जो सराउंडिंग है, इन गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो, बेसिकली पानी की व्यवस्था हो, हमारे पानी और रास्ते हैं, रोड है, इस तरह की जो चीजें हैं, जो बुनियादी अवस्थापना है, अगर इसकी व्यवस्था हो तो आप यकीन मानिए कि हमारे पास अल्मोड़ा एक बहुत बड़ा बाजार है। बिल्कुल, जहाँ उपभोक्ता है, जहाँ कंज्यूमर है। तो इन गाँव में चूंकि युवाओं के साथ जब हमने संवाद किया, हम बहुत से गाँव में गए तो उन्होंने कहा कि यार हमारा
गांव जो है अल्मोड़ा से लगा हुआ गांव है, हम खास प्रजा के लोग हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि हमारे पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जैसे पानी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सामूहिक रूप से कुछ युवा अच्छी नस्ल की गाय या भैंस लाके दूध का कारोबार करें, न केवल दूध का कारोबार करें बल्कि उसमें वैल्यू एडिटिंग करें, बिल्कुल दूध से दही, पनीर और बिल्कुल, बाकी घी, चीजें बना के बिल्कुल उसको नजदीकी अल्मोड़ा मार्केट में बेचें। बिल्कुल। तो इसको लेकर हमने शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाई और कोशिश करी कि उन गांवों में ये बुनियादी सुविधाएं आए, क्योंकि पानी के अभाव में संभव नहीं है कि आप 15-20 गाय पाल सकें, बिल्कुल है ना। तो आपके लिए उसके लिए आपको सैकड़ों लीटर पानी की जरूरत है। बिल्कुल। तो एक सबसे बड़ा हमने दिक्कत ये देखी कि भाई एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर माना मैं दूध की व्यवस्था करता हूं तो मेरे पास रोड नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी भिलुड़ा गांव पड़ता है जो अल्मोड़े का बहुत बड़ा सब्जी उत्पादक गांव है। पूरी साल भर सब्जी होती है, ऑर्गेनिक सब्जी होती है, बल्टा से लगा हुआ गांव है। उस गांव में हम लोग पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आप समझना कार्यशैली क्या है शासन और प्रशासन दोनों की, उनकी नियत क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। तो उस गांव में जब हम लोगों ने, गांव के लोगों ने हमें आमंत्रित किया, उन्होंने कहा कि किरोला जी आइए आपकी टीम के साथ, हम 2021 से जूझ रहे हैं। 2021 में 3 किलोमीटर की रोड का टेंडर हुआ जी, और आज 2025 आ गया है, आज तक रोहित जी वो रोड नहीं बनी है। अब आप सोचिए कि विभाग जो कार्यदायी संस्था है पीडब्ल्यूडी का प्रांतीय खंड, उसकी कार्यशैली क्या है। अगर आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आप गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड पहुंचाइए, पानी पहुंचाइए, बिजली की व्यवस्था करिए, बंदर सुअर से खेती को बचाइए, तो जहां प्रोडक्शन हो सकता है, जहां उत्पादन हो सकता है, जैसे मैं भिलुड़ा की बात कर रहा हूं, भिलुड़ा में इतनी सब्जी होती है। अब वहां की आप कार्यशैली समझना कि वहां के लोग कैसे क्या करते हैं। महिलाएं दिन भर खेतों में काम करती हैं, शाम को गाय भैंस का काम होता है। उसके बाद बीच में जब भी उनको समय मिलता है वो डाले में, अल्मोड़ा बाजार में, पप्पर शैली में सब्जी बेचने आती है, यानी कि 2 घंटा उनका आने जाने में लगता है, 2 से 3 घंटा। अगर उस गांव में जहां उत्पादन हो रहा है वहां अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा पा रहे हो तो सरकार का फेल्योर है, सीधा सीधा असफलता है कि भाई आप उस गांव में जहां हजारों रुपए की सब्जी होती है, वहां अगर आप रोड नहीं पहुंचा पा रहे, अगर आप रोड पहुंचाएं तो आसानी से वो रोड के माध्यम से सब्जी अल्मोड़ा निकट बाजार में आ जाएगी और हर दिन जो काश्तकार है 500 से 1000 रुपए आसानी के साथ कमा सकता है। तो आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, इस तरह की ढुलमुल रवैया है, जनप्रतिनिधि है, कहाँ है भाई विधायक, कहाँ है एमपी, बड़ा प्रश्न है। और युवाओं को ये प्रश्न पूछने की जरूरत है। एक राजनीतिक और सामाजिक चेतना आने की जरूरत है पहाड़ के समाज में। और एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, देखिए अब शहर में क्या है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन शहर में इतना अव्यवस्थित विकास हुआ है कि विवेकानंदपुरी वार्ड की अगर मैं बात बनाऊं, जिस वार्ड में हम लोगों का ताल्लुकात है, इस वार्ड में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पानी एक घर से नीचे वाले घर में जा रहा है, जिससे समाज में भी एक वैमनस्य की भावना आ रही है कि भाई तुम्हारा पानी मेरे घर में आ रहा है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, 2023 में लगभग 2022 के बाद 2023 के बीच का जो अंतर मतलब रहा, उस दरमियान जोशीमठ में एक बड़ी आपदा हुई। बिल्कुल, उसका कारण यह था कि पानी की निकासी नहीं थी, जमीन फट गई थी। उसके तुरंत बाद हमने जिलाधिकारी, तत्कालिक जिलाधिकारी को यह संज्ञान में दिया कि भाई अल्मोड़ा भी आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील शहर है जी, आप इस शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था करिए, अगर नहीं तो इसकी हालत जोशीमठ जैसी हो जाएगी। लगातार हमने लड़ाई लड़ी, उस तत्कालिक जिलाधिकारी महोदया ने शासन तक ये बात पहुंचाई, उन्होंने भी फॉलोअप किया। उसका सुखद नतीजा ये हुआ कि अल्मोड़े के लिए 22 करोड़ रुपए आया पानी की निकासी के लिए, और ये काम 4 चरणों में होना था। पहले चरण में 22 करोड़ रुपए आया, जिसमें अल्मोड़ा के 38 से 39 जो बड़े नाले हैं उसमें आरसीसी लगनी थी, सीपेज रोकना था, जो उसमें से पानी निकल के लोगों के घरों में जाता है उसको रोकना था, उसको बिल्कुल बुनियादी रूप से मजबूत करना था। ठीक है, उसके बाद दूसरे फेज में घरों से जो घरों का पानी निकलता है उस पानी को बड़े नाले में जोड़ना था जी। तीसरे फेज में फिर चौथे फेज में मास्टर प्लान था। तो इसमें हमने जब काम करा, जिलाधिकारी ने सहयोग करा, हमने उनको साथ फॉलोअप करा, सुखद नतीजा 22 करोड़ रुपए आया। मार्च 2023 को कार्यदायी संस्था इरिगेशन ने टेंडर लगाया। आज 2025 आई है, आप पत्रकार के रूप में आप जाके एक्शन से, अधिशासी अभियंता से या एससी से पूछिए कि भाई उसमें कितनी प्रगति हुई है। मुश्किल से 50% काम नहीं हुआ है, क्योंकि जो पहले जिसको टेंडर मिला था उन्होंने सब सेंट्रलाइज टेंडर कर दिया। सरकार की नीति देखिए ना, अब जब 22 करोड़ रुपए किसी शहर के लिए आया है तो आप उस काम को अल्मोड़े के लोकल के ठेकेदारों में डिसेंट्रलाइज करके काम दीजिए, ताकि लोकल में रोजगार भी पैदा हो,
लोकल की इकोनॉमी भी चले और काम भी हो। क्योंकि आपने किसी बाहर के ठेकेदार को सेंट्रलाइज करके काम दे दिया, उसने 12 महीने पूरे ले लिए, और रिकॉर्डेड है ये, मैं कोट करता हूं अधिशासी अभियंता को सिंचाई विभाग के, वो हमारे पास रिकॉर्डेड है। वो कहते हैं कि भाई 1 साल के अंदर केवल 15 से 16% काम हुआ है, जिस काम को 1 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए था। अभी सेकंड फेज का काम शुरू हो जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचिए कि कैसे ढुलमुल रवैया विभागों का है। मैंने पीडब्ल्यूडी का उदाहरण दिया, मैंने इरिगेशन का उदाहरण दिया, जो बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि जो जनप्रतिनिधि है, जिनको हमने चुन के भेजा है, जिनका काम है कि भाई इन लोगों से काम करवाना, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उससे काम करवाना, जिस विधायक का काम है, जो चुन के गए हैं, वो कहाँ है? जी बिल्कुल, ये बड़ा प्रश्न है। तो स्थितियां कोमोबेश जो शहरों में है वही गाँव में है। आज शहर भी भौतिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है, गांव भी जूझ रहा है। और गांव में तो आपके पास लैंड है, जमीन है, सब कुछ है, आप वहाँ प्रोडक्शन कर सकते हो। नजदीक में अल्मोड़ा बाजार है, जो सब्जियां हल्द्वानी से आ रही है, वो जो पहाड़ी सब्जियां आज हल्द्वानी से आ रही है, वो पहाड़ी सब्जियों का प्रोडक्शन सारा अल्मोड़ा में हो सकता है। बिल्कुल, अल्मोड़े के चारों तरफ के खास पर्जा में हो सकता है। देखिए, जो हमारा विजन है, हमारा एक विजन है कि अल्मोड़ा का जो विकास हो किस तर्ज पे हो। जैसे दिल्ली एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बिल्कुल, ये दिल्ली है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपका नोएडा से लेकर फरीदाबाद, इधर गुड़गांव, ये चारों तरफ का इलाका है। इन चारों तरफ के इलाकों में जो प्रोडक्शन होता है, खेती के साथ साथ फैक्ट्रियों का, सब सारी चीजों का, वो जो प्रोडक्शन होके उनके पास दिल्ली एक बड़ी मार्केट है। बिल्कुल उसी तर्ज पे इस बात को समझने की, चिंतन करने की जरूरत है। उसी तर्ज पे अल्मोड़ा हमारे पास एक बहुत बड़ी बाजार है। बिल्कुल, इसके चारों तरफ के जितने गांव हैं, जहां जमीनें हैं, क्योंकि शहर में तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता, बिल्कुल, उन जमीनों का उपयोग करो, बंदर सुअर से खेती को बचाओ, पानी दो, है ना, रोडे दो, उस सारी चीजों से गांव को लैस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, और जो प्रोडक्शन होता है उसको, अल्मोड़ा बाजार इतना बड़ा बाजार है जो ये सारी चीजें खरीद सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिल्ली एनसीआर के तर्ज पे अल्मोड़ा प्लस सराउंडिंग का विकास होना चाहिए, ये हमारा विजन है। विनय दा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैं कहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा बदलाव, अगर मैं कहूंगा वैसे तो किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अगर राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो कहा जाता है कि जिस प्रकार युवा जो बदलाव ला सकता है, क्योंकि युवा का उल्टा शब्द होता है वायु, जिस प्रकार वायु में एक तेज होता है, एक जो इंटेंसिटी होती है, वैसे ही युवा में भी होती है। मेरा एक सवाल है, जो मैं या मेरे जैसे सोचने वाले लगभग सभी, हमारे आयु वर्ग के लगभग सभी लोग सोचते हैं, वो सोचते हैं कि उत्तराखंड में हमने जो आज शासन प्रशासन में जो लोग हैं वो हों, या दूसरी सरकारें जब आई हैं पिछले करीब 25 सालों में, उत्तराखंड में ऐसा रहा है कि या तो कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं आज लगभग वैसी ही बनी हुई है जैसा कि हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी कि हमारा जो पहाड़ की जवानी है, पहाड़ का पानी है, पहाड़ के काम आ सके। और बड़ा दुख होता है इस बात को जान के कि आज 25 सालों के बाद हम आज भी इसी बात को कह रहे हैं कि आज भी पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आ सके। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, क्या हम 2027 में, क्योंकि हम लगभग बिल्कुल जो हमारा चुनाव है सामने ही है, मैं कहूंगा कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि युवा होने के नाते कि उत्तराखंड में क्या किसी थर्ड फ्रंट की बात अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या उत्तराखंड में देख रहे हैं? अभी मैं हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड माननीय हरीश रावत जी का एक बयान देख रहा था, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड में थर्ड फ्रंट कभी नहीं आ सकता। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप युवा हैं, आपने पिछली बार चुनाव लड़ा है और आप अगली बार चुनाव फिर लड़ेंगे मुझे उम्मीद है, तो क्या आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट उत्तराखंड में बन सकता है? और अगर बन सकता है तो क्या उसके तैयारियां हो सकती हैं और क्या उसका रिजल्ट रह सकता है? देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा रोहित जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि कुछ भी हो सकता है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि थर्ड फ्रंट की संभावना नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बिल्कुल। आप साउथ में जाइए, सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जहां जहां लोगों में चेतना है, राजनीतिक और सामाजिक चेतना है, वहां क्षेत्रीय पार्टियां बनी है, अस्तित्व में है, बिल्कुल, और काम कर रही है, बिल्कुल सर्वाइव कर रही है। उत्तराखंड के साथ एक दिक्कत क्या है, आप कह रहे हैं कि स्थिति जस से तस है, 25 साल हो गए उत्तराखंड बने, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां
के मुख्यमंत्री हैं, उनका रिमोट दिल्ली है। जनभावना ये है कि 1950 मूल निवास आए। जी जनभावना ये है कि भू कानून आए। जी तो मुख्यमंत्री को कौन रोक रहा है ये इन जनभावनाओं के साथ जुड़ने में? मुख्यमंत्री का कद कई गुना बढ़ जाएगा। जी तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है ना, इससे ये संकेत है कि भाई दिल्ली नहीं चाहता कि उत्तराखंड में भू कानून आए, दिल्ली नहीं चाहता कि उत्तराखंड में मूल निवास आए। और क्यों नहीं चाहता, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जी उस पर हम अलग से डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप से ये स्पष्ट समझ में आता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, माननीय हरीश रावत जी बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े केत का नेता है, उनके सामने मेरा कोई कद नहीं है, मेरा कोई अनुभव नहीं है। लेकिन फिर यही कहूंगा कि जो थर्ड फ्रंट बने वो केवल इसलिए थर्ड फ्रंट ना बने, जिसकी बहुत संभावना हमेशा हमने देखी है कि आप लोगों के सेंटिमेंट्स का, आप युवाओं की भावना का उपयोग करके तीसरा फ्रंट बनाते हैं और सत्ता में काबिज भी होते हैं, लेकिन एक असफल सरकार बनाते हैं। कारण उसके पीछे यह है कि मैं, आप युवा हैं, आप बेरोजगार हैं, आपके सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके विधायक तो बन जाऊं, लेकिन फिर मेरे पास वो क्या विजन है कि भाई मैं आपके से युवाओं को रोजगार दे सकूं। जी क्या मतलब, इसकी क्या गारंटी है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं वैसा ही थर्ड फ्रंट ना करें? उसके पास ऐसी क्या वैकल्पिक विजन है जिस पे हमें चर्चा करने की जरूरत है, और ये बहुत जरूरी है इस नैरेटिव पे चर्चा हो। जी आप केवल भावनाओं में बहकर किसी थर्ड फ्रंट को मत बनाइए। जी अगर उसके पास नैरेटिव है, उसके पास विजन है, और वास्तव में वो विजन इतना मजबूत है कि हजारों हजार युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिला सके। जी विनयदा, एक सवाल और जो अभी नई युवा वर्ग में है वो ये है, खासकर ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है, कि अगर हम बात करें ऐसे प्रदेशों की जहां की साक्षरता दर उत्तराखंड से कम है, अगर मैं बात करूं झारखंड की, अगर मैं बात करूं बिहार की, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, और अगर मैं बात करूं राजनीतिक चेतना की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना भी उत्तराखंड में एक अच्छे स्तर पर है। अगर हम कहीं पर चाय पीने जाएं तो चाय की वहां पर जो चर्चा होती है, आप देखिए, मैंने कई बार देखा है कि जब देश में आम चुनाव चल रहे हो या प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हो, और सब तो छोड़िए, अगर छात्र संघ का चुनाव कॉलेज में चल रहा हो, तो लोगों की पूरे शहर भर में एक बात होती है। तो उस समय मुझे लगता है कि हाँ, राजनीतिक चेतना तो लगभग सभी लोगों में है। लेकिन मुझे एक चीज जो बड़ी खलती है, वो एक खलती है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, या नॉर्थ ईस्ट के हमारे प्रदेश हो, वहां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय दल हैं, वो सरकार को बनाने में या वहां पर खुद सरकार बनाने में या जो सरकारें बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। लेकिन उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, जहां मुझे लगता है कि आपके पास एक राजनीतिक चेतना भी है, और जहां आपका साक्षरता दर भी बेहतर है, जहां आपकी महिला साक्षरता दर भी बेहतर है, जहां आपकी पुरुष साक्षरता दर भी बेहतर है, और कहीं ना कहीं हम अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों से, वहां से हमारी स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी हम क्यों क्षेत्रीय पार्टियों को क्या हम उस तरीके का जो मतलब पायदान है वो नहीं दे पा रहे हैं? क्या वैसा स्टेज हम नहीं दे पा रहे हैं? इसके बारे में आप युवा होने के नाते आपका क्या मत है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां हैं कहाँ भी? बिल्कुल, यही मेरा सवाल है। उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टी है ही नहीं। यूकेडी थी, तो यूकेडी जो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी, वो जब सत्ता में आई तो वो सत्ता की लौ में बह गई। उसका जो फंडामेंटल्स थे, जो उसकी बुनियाद थी, जो मूल रूप से जिससे वो पार्टी निकल के आई थी, वो आंदोलन, वो लोगों की जनभावनाओं की लड़ाई लड़ना, उनकी आवाज बनना, जब आप जिस चीज से आपका उदय हुआ है आप उस चीज को भूल जाओगे तो लोग आपको दरकिनार कर देंगे। और यही हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के पास धन भी है, बाहुबल है, सारे तरह के बल है, उनके पास कैडर है, सब कुछ है, तो स्वाभाविक रूप से उसको रिप्लेस करने के लिए आपको एक लंबे जन आंदोलन की जरूरत है, जिसमें 8 से 10 साल लगते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज हम आंदोलन कर रहे हैं और कल लोगों को विश्वास कर ले। एक बड़ी बात यह है ना, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का सवाल है, बहुत पुरानी पार्टियां है जी। कांग्रेस देश की आजादी के समय की पार्टी है, बीजेपी को भी 40-50 साल हो गए, जनसंघ से निकल के बीजेपी बनी। तो उन पार्टियों के पास हर गांव में अपना कैडर है जी। वो कोई एक्टिविज्म नहीं करते हैं वहां, वो मतलब हमने भी देखा है कि कोई एक्टिविज्म नहीं करते हैं, किसी तरह की लोगों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आज तो हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां है वो मित्र विपक्ष के रूप में बैठी है,
जी। जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए, तो कम से कम 8 से 10 साल का समय ऐसा होता है जब आपको पूरा झोंकना पड़ता है, तब लोग आप पे विश्वास करते हैं। विनय, मैं आपको आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर हम उदाहरण लें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी है कि राष्ट्रीय पार्टियां भी वहां पर अपने हथियार डाल देती है। आपने देखा है रिजल्ट, पिछले लगातार हम सालों से देख रहे हैं कि हम जो काम होना ना होना उनके बारे में तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो एक परिचर्चा है वो है कि वहां पे क्षेत्रीय पार्टी इतनी मजबूत है कि राष्ट्रीय पार्टियां, वही राष्ट्रीय पार्टियां जिन पर हम अगर बात करें नॉर्थ इंडिया में कि मतलब वोट, बेहिसाब वोट मिल रहे हैं, या आपने सही कहा कि कोई एक्टिविज्म भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम देखें पश्चिम बंगाल बहुत अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में बहुत अच्छी पार्टी है। अगर हम बिहार में बात करें, अभी जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, 6 सांसदों के साथ वो केंद्र में मंत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उत्तराखंड के तौर पर, अगर हम चाहे वो थर्ड फ्रंट की बात करें, चाहे हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, अगर उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टियां इतनी मजबूत हों कि कल के दिन आप ऐसी स्थिति में आओ कि आप पहाड़ की बात मनवा सको, मैं राजनीतिक पार्टियों को भी लेके इस बात को कह रहा हूं। आज आप देखिए हमारे केंद्र में जो सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू जी के समर्थन से और नीतीश कुमार जी के समर्थन से है, और आज आप हमारा बजट देख लीजिए कि उसमें आपको साफ साफ ये चीज देखने को मिलेगी कि वो अपनी बातें मनवा रहे हैं, और वो सही भी है। जो अगर आप इस ताकत को रखते हैं कि आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए अगर आप कोई विकास के कार्य करते हैं, तो मैं भी उस बात का बहुत अच्छे से समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी या कोई क्षेत्रीय दल इस मुकाम तक पहुंचे कि वो अपनी बात राष्ट्रीय पार्टियों से मनवा सके। नहीं, देखिए आपकी बात, जैसे मैंने इस पहले वाले सवाल का भी जवाब दिया कि क्षेत्रीय पार्टी के लिए वैक्यूम तो है ही, बहुत बड़ा वैक्यूम है जी। वैक्यूम भरने के लिए अब आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, कैसे आप लोगों से कनेक्ट करें, कैसे लोग आपको नेता के रूप में स्वीकार करें। मेरा अनुभव यह है, मैं 10 साल से राजनीति, मतलब सामाजिक राजनीतिक जीवन में जी। और सामाजिक राजनीतिक जीवन में सामाजिक स्वीकार्यता में आप जब पहली पीढ़ी के राजनेता हैं, पहली पीढ़ी के एक्टिविस्ट हैं, तो आपको अपना लोहा मनवाने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। उससे पहले लोग आपको स्वीकार ही नहीं करते हैं, आप मजाक का पात्र होते हैं। आप लोगों को लोग आपको गंभीरता से लेने में 8 से 10 साल लगते हैं। तो कह रहा हूँ कि देखिए, आप पश्चिम बंगाल की बात देखो, मैं बिहार की बात नहीं करता हूँ। बिहार में जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति बहुत हावी है। यूपी में भी जातिगत राजनीति बहुत हावी है। हाँ, पश्चिम बंगाल की जहाँ तक सवाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात यह है कि आप पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो उसका उभार है, आप देखिए वहाँ लेफ्ट की सरकार थी 20 साल तक, दशकों तक वहाँ लेफ्ट की सरकार रही, और तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका। लेफ्ट जो थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो वहाँ के उस समय मुख्यमंत्री थे, नैनो का प्लांट वेस्ट बंगाल में आ रहा था जी। जो वामपंथी कट्टर लेफ्टिस्ट थे, जो समाजवाद की बात करते थे, सोशलिज्म की बात करते थे, जो आम सबसे नीचे के व्यक्ति की बात करते थे, उसको उभार की बात करते थे, और जो बराबरी की बात करते थे, वो नैनो के प्लांट को सहमति देते हैं। मतलब जो आपकी विचारधारा है, आप उसके ठीक उलट काम कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा देश है, ये तो कहावत है, देखिए प्रदेश है सॉरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे देश के लोग जो आज मतलब पश्चिम बंगाल का व्यक्ति जो पूरे देश के लोग सोचते हैं, वो एक दिन पहले सोच लेता है, 24 घंटे पहले सोच लेता है। ये वहाँ के लिए कहावत है। वहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, विवेकानंद की भूमि हो, है ना। तो देखिए, सारे राइटर, लेखक, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव जितने लोग हैं, अधिकतर पश्चिम बंगाल से। तो देखिए, वहीं नैनो के प्लांट के विरोध में, क्योंकि किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा था, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी धरने में बैठी, आमरण अनशन में बैठी और उखाड़ फेंका नैनो को, गुजरात जाना पड़ा जी। जब आप अपनी विचारधारा से समझौता करेंगे तो जनता सब जानती है जी। जनता आपको विनेदा, जो बातें या जो चीजें आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें विकास की, या विकास में सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ हो तो होना चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। अगर किसी भी, मैं छोटे से छोटे क्षेत्र के लिए और बड़े से बड़े देश के लिए, मैं दोनों परिप्रेक्ष्य में कहूं, तो अगर वहां स्वास्थ्य की सुविधा है, वहां शिक्षा की सुविधा है, और अगर वहां सड़क की सुविधा है, तो मुझे लगता है कि वहां विकास को पहुंचाना बहुत आसान होगा, या विकास का होना निश्चित है अगर ये 3 चीजें आप दे रहे हैं। आप अल्मोड़ा की स्थिति में, अल्मोड़ा क्योंकि आप पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं और आप इस परिदृश्य को समझते हैं, तो अल्मोड़ा की स्थिति में स्वास्थ्य,
शिक्षा और सड़क के मामले में आप थोड़ा सा प्रकाश देखिए, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, एक चीज आपको आपकी बात में आने से पहले एक अपना जो मेरा विजन है, जो मैं देख रहा हूँ, जो हमने समझा है, वो आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ साझा करना चाहूंगा, आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा कि उत्तराखंड में, अल्मोड़ा को छोड़िए, पूरे उत्तराखंड में विकास का कोई मॉडल नहीं है, मैं ये मानता हूँ। तो सरकारें फेल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ना पलायन रुका है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ना विद्या स्कूलों में कोई ऐसी शिक्षा है और ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आए दिन हम देखते हैं कि भाई 108 में बच्चे को जन्म देती है महिलाएं। अभी हम देख रहे थे 1-2 साल पहले जाड़ों का महीना, पूस का महीना कहते हैं हम जिसको, बारिश पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, इधर भैंसाछना ब्लॉक में जंगल में महिला ने, रोड नहीं होने के कारण जंगल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। तो आप सोचिए कि हम किस सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं, 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए। तो उत्तराखंड में विकास का कोई मॉडल ही नहीं है फिलहाल। हिमाचल में अपना एक मॉडल है जी, वहाँ कृषि, बागवानी, एप्पल का इतना, सेब का इतना बड़ा मॉडल है कि करोड़ों रुपए की इकोनॉमी पैदा हो गई है। हमारे पास ऐसा कौन सा मॉडल है कि भाई हम कह सके पहाड़ों में ऐसा होता है जिससे रोजगार पैदा हो रहा है, जिससे एक इकोनॉमी पैदा हो रही है? कुछ नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है, और मैं कई बार कई इंटरव्यू में कह चुका हूं कि अगर प्राइमरी स्कूल की फीस 10 रुपया है, उस 10 रुपए में हमें जो प्राइवेट स्कूल है उसकी जैसी शिक्षा मिल रही है, तो हम मानेंगे कि सरकारी प्राइमरी स्कूल का मॉडल सफल होने की दिशा में है। अगर हमें 28-20 रुपए जो पर्ची करती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजों में या फिर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उस 20 रुपए के पर्ची में हमें अगर स्पेशलिस्ट इलाज मिलता है, कम से कम प्राथमिक और सामुदायिक में ना, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में, बेस हॉस्पिटलों में, मेडिकल कॉलेजों में अगर 20 रुपए की पर्ची में हमें स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट इलाज मिलता है, उसके लिए हमें दिल्ली बरेली ना जाना पड़े, तो हम मानेंगे कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ है, सफल है जी, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जी। विनेदा, अभी जो प्रदेश की जो स्थिति है, मैं मतलब हम लगभग सभी जगह देख रहे हैं। अगर हम अल्मोड़ा की ही बात करें तो अल्मोड़ा में या किसी भी क्षेत्र में शहर को समझना फिर भी आसान है, क्योंकि शहर का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा विकसित होता है। लेकिन क्योंकि हम पहाड़ में रहते हैं और पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि आपको, अल्मोड़ा की तो खासकर ऐसी स्थिति है कि आपको थोड़ा सा दूर जाने के बाद फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे आना है। और यहाँ विकास के लिए आपको जो सड़क की हमने बात करी, उस सड़क के बारे में अभी पिछले कुछ समय से, पिछले 5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ सड़कें पहुंची हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सड़कें पहुंची हैं। मैं खुद गरुड़ क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, हमने गरुड़ क्षेत्र में भी देखा, बागेश्वर विधानसभा में भी देखा, अल्मोड़ा विधानसभा में भी देखा, कहीं ना कहीं सड़कें पहुंची हैं। लेकिन अल्मोड़ा का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो मतलब मैं कहूंगा कि सेराघाट से मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर सेराघाट से वो क्षेत्र है, जो रोडों की स्थिति आज से करीब 4-5 साल पहले हुआ करती थी, जो रोडें सिंगल थी आज भी वो सिंगल ही हैं। जो रोडें मुझे लगता है कि 5 साल पहले अगर उनमें डामरीकरण हुआ था वो उखड़ चुकी है। अगर हम सेराघाट जो ये बेरीनाग वाली रोड है, हमारी पिथौरागढ़ बेरीनाग वाली रोड है, उसके बारे में बात करें तो वो रोड, और ऐसी बहुत सारी रोड है, कोई ये एक रोड नहीं है। अगर हम क्वारब का अभी उदाहरण लें तो क्वारब का उदाहरण तो मतलब हम कहेंगे हम हंसी के पात्र बन रहे हैं। वही अल्मोड़ा जो टूरिज्म के लिए, जो पर्यटन के लिए बुलावा दे रहा है कि आप अल्मोड़ा आइए, अल्मोड़ा आइए, वहां आप आने के, जहां पे आप अल्मोड़ा में प्रवेश करते हैं, उसी रोड की स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है और ये दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या आप इसके लिए क्या विजन आप रखते हैं?